जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, उनको कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं और अक्सर ये एक बहस रहती है कि क्या कौन सा ऐसा टाइम एज है जिस पे बाहर जाया जाए, यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ जाया जाए ताकि वहाँ मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की जाए। जब आप मिडिल ईस्ट जाते हो तो नॉर्मली आपकी कंपनी ने आपकी रिहाइश, खाना, ये वो, तनख्वाह सब कुछ किया होता है, तो आप लैंड करते ही एक तरह से मतलब किसी हद तक सेटल्ड होते हो, कुछ चीज़ें गारंटीड होती हैं। लेकिन ये जो तपस्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की हैं, ये ज़ाहिर है इसका जो फल है वो लॉन्ग टर्म सिटीज़नशिप और उसकी सूरत में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें किस टाइम पे बाहर जा सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर वो आप ही ने डिसाइड करना होगा ज़ाहिर है। तो इसमें ज़ाहिर है मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मुख्तलिफ वीज़ाज़ पे आते हैं, यहाँ के स्लिप हो गए विज़िट वीज़ा पे, कोई प्रोटेक्शन वीज़ा ले लिया किसी ने, फैमिली वीज़ा पे आया हुआ है कोई जो है ना, या जॉब या वर्क वीज़ा पे डायरेक्ट आ रहा है कि उसकी कंपनी उसे ट्रांसफ़र कर रही है, ये सब चीज़ों को आउट कर रहे हैं। मेन दो कैटेगरीज़ हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ आने की, और वो है कि यार आप एज आ स्टूडेंट आ जाओ और फिर आपका पाथ जो है अप टू सिटीज़नशिप है, या आप टीआर और पीआर पे आते हो जो कि आपको सिटीज़नशिप दिला देती है। ख़ासकर पीआर तो बहुत स्टेबल समझे एक तरह की चीज़ होती है, वो स्टेबल वीज़ा है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब आप स्टूडेंट पे आते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो नंबर 1, स्टूडेंट वीज़ाज़ पे जो लोग आते हैं वो अडॉप्टेबिलिटी बहुत होती है फिर उनमें ना, यानी कि ओवर द लॉन्ग टर्म देखें कि यही बंदा अब सिटीज़नशिप तक जा रहा है और इस सोसाइटी में रहने जा रहा है, तो इसमें अडेप्टेबिलिटी है। एक पूरा डिकेड उसे गुजारना पड़ता है हार्ड वर्क का, जो कि उसे टफ बना देता है, ये एक उसका फ़ायदा है। फ्लेक्सिबल होता है वो अपने रिलीजन में और कल्चर में। नंबर 4, कि वो अच्छे पैसे सेव कर सकता है, एक अच्छे पैसे सेव कर सकता है जब खासकर उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और जॉब शुरू हो, ये वो टाइम है जिसमें वो बहुत अच्छे पैसे सेव कर सकता है। नंबर 5, उसमें क्लैरिटी होती है कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, ये उसे क्लियर हो चुका होता है। 6, वो ये कि अपने दोस्त कुछ बना सकता है, वो अच्छे दोस्त यानी कि बन सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि अच्छी दोस्ती 16 से 24 साल की उम्र में होती है, तो उसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत धोखे मिलेंगे, बहुत दोस्त छूटेंगे, बहुत 2 नंबर लोगों से वास्ता पड़ेगा, लेकिन छन्नी से छन छना के कोई 1-2 शायद निकल आए उसको कि यहाँ आने के बाद उसे कोई दोस्त मिल जाए। नंबर 7, वो सोसाइटी के लिए गुड फिट हो सकता है, यानी कि सोसाइटी में आके इसमें घुल मिल सकता है, और इसी तरह वो फिर घुलने मुलने में ये भी है कि वो कोई लोकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब इतना भी घुल सकता है। या वो इंटर रिलीजन इंटर कल्चरल मैरिजेस की तरफ जा सकता है। ये कह लेंगे सोसाइटी में घुलने का मतलब है कि अब उसको एक बिगर पिक्चर समझ आ रही है। अब आ जाए स्टूडेंट वीज़ा पे आने के नेगेटिव्स क्या हैं, तो वो ये है कि नंबर 1, बुराइयों में पड़ने का चांस वो उसके ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, बहुत टफ़ टाइम देखना पड़ता है, बहुत टफ़ टाइम देखना पड़ता है जिसमें आप हैंड टू माउथ भी रह रहे हैं, हार्डशिप से गुजर रहे हैं, फिज़िकली डिमांडिंग वर्क है जो कि आपकी सेहत और उस पर टॉल ले रहा है, आपकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, मसले मसाइल। नंबर 3, उसके दुनिया में कुल मिला के फ्रेंड्स जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे ऐसे के मुकाबले में जो कि बाद में आएगा, जिसका भी हम जिक्र करेंगे। नंबर 4, उसको स्पाउस ढूंढने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट वीज़े पे या टीआर पे होते हैं तो लोग उमूमन रिश्ते नहीं देते। फिर एक एज आती है जब आप 30 हिट ही कर चुके हो, तो लोग ज़्यादातर यूजुअली ये होता है कि वो पेरेंट्स को ही कहते हैं भाई आप ही ढूंढो, ये वो वहाँ ढूंढ के रखते हैं किसी को, तो फिर यूजुअली अरेंज मैरिज होती है इन लोगों की। और 5 के लेट मैरिजेज़ होती हैं, ये भी एक है किसी हद तक लेट होती है, 30s में होती है नॉर्मली, या 30s को टच कर रहा हूँ। नंबर 6, कमर्शियल रिलेशनशिप्स, उनकी रिलेशनशिप्स कमर्शियल हो जाती हैं, अपने बहन भाइयों से ही नहीं, सिर्फ दुनिया से तो हो गई, बहन भाइयों से भी, अम्मा अब्बा तक कमर्शियल हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है। नंबर 7, उनमें एक बड़ी बुरी चीज़ आ जाती है और वो है कंपैरिजन। वो अपने बैचमेट्स, अपने ग्रुप के लोगों से, इनसे सबसे कंपैरिजन करते रहते हैं तकरीबन लाइफ लॉन्ग। अच्छा जी, 8वां, वो कभी भी उन जो उनकी रूह और जिस्म पे दाग धब्बे लगे हैं उनसे बाहर नहीं आ सकते, ये एक उनके साथ एक इश्यू होता है।
और इसी तरह रिलेशनशिप में जो कुछ धब्बे दाग होते हैं ना, यानी कि अब वो आगे निकल गए, बहुत कुछ कर लिया जनाब, सब अपना अपना आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें जब वो पुराने दोस्त मिलेंगे जिनके साथ उन्होंने घर शेयर किया था, तो उनके साथ वही चीमड़ हरकतें अक्सर शुरू कर लेंगे कि यार तू खिला, नहीं भाई मैं नहीं खिला रहा, तू खिला, फलाना डिवा, इस तरह की बातें। वो ये वो धब्बे होते हैं, दाग जो आपके माइंड पे लग जाते हैं, जो काफ़ी देर तक आपके साथ चलते हैं। इसी तरह इंटरनल रिफ्स क्या, ऐसे तो मैं कहता हूँ इटर्नल रिफ्स जो होती हैं वो उनके साथ रहती हैं। नंबर 10 वो ये है कि उन्हें लाइफ के अर्ली स्टेजेस में ही एक बहुत ही एक्सट्रीम एंजाइटी से गुजरना पड़ता है। वक्त के साथ साथ वो एंजाइटी बढ़ती जा रही है, यानी कि आज से अगर कोई 20 साल पहले आया था स्टूडेंट, उसको उतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी जो 10 साल पहले आया था, और जो आज आ रहा है उसको बहुत ही तकलीफ झेलनी है। और आम बात हो रही है अब कि कई यंग लड़के स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया क्या, अमेरिका क्या, कनाडा क्या, हार्ट अटैक से कई लोग मरे। बाकी स्ट्रेस रिलेटेड अगर उनमें आप बीमारियां देखें तो बेइंतहा हो जाती है। नंबर 11 वो किसी का एहसान और कर्ज लेके आए हुए होते हैं, जिसके बोझ तले अब उन्हें ज़िंदगी भर जो है ना तकरीबन रहना है, या जब तक रहना है जब तक अगले मर नहीं जाते। जिन मामू से पैसे लेके बैंक में रखवाए थे, अब्बा ने ज़ाहिर है, अम्मा ने देवर बेचा, अब्बा ने प्लाट बेचा, फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि आते हुए तो बहुत हमारे माशरे में लोग बड़े अतावले हुए होते हैं कि भाई किसी भी सूरत जाना है, तो उसमें ज़ाहिर है आपने कई एहसान लिए हुए हैं, कई कर्ज़ लिए हुए हैं। वो ऐसे नहीं उतरते कि यार 10 लाख लिए थे 10 लाख वापस, ऐसा नहीं होगा। नंबर 12 नामुमकिन वापसी, इन लोगों के पास वापसी का कोई रास्ता तकरीबन नहीं होता। नंबर 13 और वो है कि करियर और वीज़ा के इश्यूज़। अब इसमें लंबी बात है, लेकिन बहरहाल इन इश्यूज़ से निपटते भी इन लोगों को अक्सर काफ़ी टाइम लगता है। अब आ जाते हैं सेकंड, जो लोग परमानेंट या टेम्पररी रेजिडेंस लेकर आते हैं लेकिन उनका पाथवे क्लियर होता है कि यार उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो उनके प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। ये लोग नॉर्मली मिड 30s के करीब यहाँ लैंड करते हैं। बहुत बड़ी तादाद मिडिल ईस्ट से होकर आई हुई होती है। और स्टूडेंट्स की जो मैं बात कर रहा था वो अर्ली टू मिड 20s। एक कैटेगरी स्टूडेंट की है जो कि 18 साल वाले आते हैं ना बैचलर्स करना, उनकी एक पूरी अलग साइंस है, उसका कभी बाद में कभी जिक्र कर लेंगे। तो क्विकली इस पर शुरू करते हैं। वो ये है कि इनका प्रोज ये है कि उनके पास किसी हद तक स्टेबिलिटी होती है, वो अपने पैसों से आए हुए होते हैं, सोच समझ के आए हुए होते हैं, उन्हें किसी से उधार कर ज़्यादा नहीं लेना पड़ता, और यहाँ आके उनकी कोई तालीम के एक्सपेंसेस इस तरह नहीं है कि जो उन्हें करने। इसी तरह उनके पास इमोशनल और फाइनेंशियल के अलावा थोड़ी सी इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है। नंबर 2 उनका करियर क्लियर होता है कि यार मैं ये हूँ, मैं ये बन चुका हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, उसी की बेस पे मुझे यहाँ PR मिली है, तो मैं यहाँ आके यही काम करूँ, ज़्यादा बेहतर है। गो के कुछ लोग इधर उधर निकल जाते हैं बाहर। नंबर 3 प्रेशर कम होता है ऐसे लोगों के ऊपर पेरेंट्स की तरफ से या सिबलिंग्स की तरफ से, क्योंकि ये वही कि किसी का एहसान लेके एज सच नहीं आए हुए, तो वो थोड़ा कम प्रेशर लेते हैं। नंबर 4 इनके पास कुछ पैसे इन हैंड होते हैं जब यहाँ आते हैं, ख़ासकर मिडिल ईस्ट वाले, उनके पास कुछ पैसे इन हैंड होते हैं कि वो कई महीने सर्वाइव कर सकते हैं। गो के स्ट्रेस फिर भी बहुत होता है, लेकिन बाहर आ। नंबर 5 उनकी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ बड़ी क्लियर होती हैं, और वो उस पर काफ़ी हद तक ढीठ हो चुके होते हैं कि वो यहाँ के पानी से वो असर बड़ा हल्का होता है उन पर। नंबर 6 उनके फ्रेंड्स पक्के हो चुके होते हैं। अब वो भले वो यहाँ हो या ना हो, वो किसी और मुल्क में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके पास फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी तादाद में होते हैं, और पक्के कच्चे हर किस्म का उनके पास माल होता है। और नंबर 7 उनका आइडेंटिटी क्राइसिस उनमें लेस होता है। उन्हें पता होता है कि यार मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं अगर सिद्दीकी हूँ तो मैं यहाँ के सिड नहीं बन जाऊँगा, जो कि स्टूडेंट्स के केस में आप सिड बन जाओगे सिद्दीकी से, या हुसैन से हुकैन हो जाओगे। और अगर अमेरिका या मैक्सिको इस तरफ के बॉर्डर के करीब हो, कहीं ब्राज़ील में हो, तो फिर तो कोकेन हो जाओगे, हुकैन छोड़ो। नेगेटिव्स क्या हैं? नेगेटिव ये हैं कि उन्हें जो हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है, उसमें जो एक प्रॉब्लम है वो ये कि वो विद फैमिली हार्ड टाइम फेस करते हैं। स्टूडेंट अकेले होता है तो वो कहता है यार अकेले मर भी रहे तो चलो खैर है, गो के वो भी बड़ा टफ टाइम। लेकिन इस फैमिली का जो प्रेशर है ना कि यार मेरे पीछे बच्चे हैं, बीवी है, ये है, वो है, रेंट, आम घर में घुस के स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकते, एक प्रॉपर घर चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, उसमें प्रॉपर सामान डालना है, ये सब इश्यूज़। नंबर 2 जब वो यहाँ आते हैं, अब सेविंग तकरीबन कई सालों तक उन पर हराम है, सेविंग नहीं कर पाते। यानी कि एक 35 ईयर का PR पे आया हुआ बंदा और
35 ईयर का वो बंदा जो स्टूडेंट पे आ गया था 22 साल 23 साल की उम्र में, इन दोनों के पास पैसों का बहुत फ़र्क होगा। स्टूडेंट के पास ज़्यादा पैसे होंगे। ये अच्छा, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जेनेरिक है, अगर मैं किसी को जहन में रख के नहीं, हज़ार बंदे से अब तक तो मैं बात कर चुका हूँ। तो अब मैं ज़ाहिर है मिक्स ही बना के कह रहा हूँ, उसमें हर किस्म के बंदों से वास्ता पड़ा कि यार कुछ के साथ बहुत ही कुछ हो गई, तो मैं एक जेनेरिक बता रहा हूँ। नंबर 3, ये लोग 2 कश्तियों के सवार होते हैं कि यार सिटीज़नशिप ले लें फिर वापस चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट वापस निकल जाएंगे, या यहाँ से मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, या यहाँ से पाकिस्तान चले जाते हैं, वो है वो यहाँ वही वाली बात कि वो फुल सोसाइटी के रंग में रंग नहीं पा रहे, उन पर अपना एक ढीठ कलर चढ़ा है, पहले रंग का कार्ड चढ़ाना पड़ता है इन पर, लेकिन बहरहाल वो। नंबर 4, ऑलमोस्ट नो फ्रेंडशिप। जब वो यहाँ आ जाते हैं उसके बाद उनके फ्रेंड्स बनना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, फैमिली गैदरिंग्स, उठक बैठक, इधर चलेगा उधर चलेगा, ईद का मजमा, ईद मिलन, फलानी मिलन, और वो मिलन मुलन होता रहेगा, लेकिन दोस्त जिसे कह सकें ऐसा बहुत मुश्किल है। ये बाहर आने वालों का ओवरऑल ही बहुत बड़ा मसला है, तन्हाई और दोस्ती। नंबर 5, उनकी जो रिलेशनशिप उनके स्पाउस से है वो एक रीअलाइनमेंट से गुजरती है, वो रीअलाइंड होती है। क्या मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में अपनी बेगम के साथ थे, वो आपसे ख़ास हिसाब से चलती थी, और ज़्यादा चांसेस यही है कि भाई वो हाउस वाइफ थी, जी हुजूर ये खाना ले आओ, पानी ले आओ, ये हो गया वो हो गया फलान। यहाँ आके वो वैसी नहीं रहेगी, मर्द भी वैसा नहीं रहेगा, थोड़ी सी रीअलाइनमेंट होती है रिलेशनशिप में। अगर आपने उसको नहीं समझा तो ये टफ भी हो सकता है। नंबर 6, ख़ासकर अगर दोनों काम करें मियाँ बीवी, तो बच्चों की परवरिश पे काफ़ी असर पड़ता है। आप पीआर पे आए हो, एक मैच्योर रिलेशनशिप हो चुकी है अपनी वाइफ के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी एक छत्तर छाया की आदत है। यहाँ से अगर दोनों अम्मा अब्बा निकल जाएंगे, बच्चे पीछे अकेले हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही एक अजीब सिचुएशन हो जाएगी। तो अब इन दोनों के प्रोन्स एंड कॉन्स देखते हुए ये हर किसी को अपना फैसला करना है कि यार वो किस वक्त और कितनी प्रॉब्लम्स को झेलना पसंद करेगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार आप जब भी आओ डायरेक्ट पीआर पे आओ, लाइफ उससे काफ़ी आसान, काफ़ी मैनेज होगी। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार स्टूडेंट के टाइम पे ही चले जाओ और वहीं से ही वो कर लो, क्योंकि पीआर के टाइम पे आप छन्नी जिससे आपने छन्ना है वो अब ये है कि लाख में एक बंदे का अगर होगा, फ़र्ज़ एक मैं ऐसी कह रहा हूँ, होगा नहीं कि मतलब 100 अप्लाई करेंगे तो एक का होगा, लेकिन स्टूडेंट में अगर 100 अप्लाई करेंगे तो 15 से 20 का हो जाएगा। तो मतलब एक फ़र्क है कि आप किस वक्त किस टाइम स्ट्रगल करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स की क्या एज है, अब्बा किस वक्त तक कमा रहे हैं, जब आप बाद में क्या हालात होंगे, स्पाउस क्या होगा, ये होगा, वो बहुत लंबी कहानी है। प्रोज एंड कॉन बताने का मकसद ये था, आप अपना फ़ैसला आप खुद करें इसकी रोशनी में। अल्लाह हाफ़िज़।